तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट इज द क्रूशियल पार्ट, राइट। इधर अपन का इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। अब ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, contribution divided by sales into 100, right। if my PV ratio is 30% तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट में अपना एक रिलेशन है। इज इट क्लियर। देन कंट्रीब्यूशन के बाद हमारा मेन काम क्या होता है, फिक्स कॉस्ट रिकवर करना। इफ हमने पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलता है, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, इन रुपीज भी निकाल सकते हैं। जब यूनिट्स बोलेगा तो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, और रुपीज बोलेगा तो पीवी रेशियो से डिवाइड करेगा। एक बार ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, उसके ऊपर जितना भी हम सेल करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्लियर है ये चीज। तो नंबर 12 करना है अपने को। लास्ट क्लास में सर्टेन क्वेश्चंस किया था, देन जाते जाते हमने कुछ सर्टेन कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। क्या क्या कॉस्ट था वो, हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या डिसीजन मेकिंग में मेरा काम आएगा, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड आएगा नॉशनल कॉस्ट, संक कॉस्ट का रिप्लेसमेंट में और एक कॉस्ट था, संक कॉस्ट का जैसा ही और एक कॉस्ट था, कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट क्या वो काम आएगा डिसीजन मेकिंग में, नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट आएगा, और एक कौन सा कॉस्ट था, हिस्टोरिकल तो हो गया। टोटल 6 तरह के कॉस्ट लिखे थे ना आप लोगों ने। शटडाउन कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, आएगा। इज इट क्लियर। देन देखो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 12 करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से समझना इसको। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड सप्लाइज स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड, द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बोलता है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड को स्पेयर पार्ट सप्लाई करती है, लेकिन एक्स लिमिटेड के पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उसमें वो एक टाइम में एक ही स्पेयर पार्ट बना सकता है। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टू डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स। या तो वो स्पेयर पार्ट ए बना ले या फिर स्पेयर पार्ट बी बना ले। क्लियर है। क्या बोल रहा है, एक स्पेयर पार्ट ए को बनाने के लिए यदि वो ए बना रहा है तो उसको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, उसको एलॉय चाहिए 1.6 kg एक ए को बनाने के लिए। उसके मशीन पी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा 0.6 आवर्स और मशीन क्यू का इन्वॉल्वमेंट रहेगा 0.5 आवर्स। एंड टारगेटेड प्राइस मार्केट में वो कितने में बेच पाएगा उसको, 145 रुपीज में। सिमिलरली वो पार्ट बी बनाता है, पार्ट ए नहीं बना के पार्ट बी बनाता है, तो उसको एलॉय चाहिए 1.6 kg, मशीन पी के कितने आवर्स चाहिए, 0.25 आवर्स, और मशीन क्यू के 0.55 आवर्स चाहिए, राइट। और टारगेट प्राइस मार्केट में 115 रुपए। टोटल आवर्स अवेलेबल मशीन पी के हमारे पास सिर्फ 4000 घंटे है और मशीन क्यू के सिर्फ 4500 आवर्स अवेलेबल है। तो इफ मैं सिर्फ मशीन पी की बात करूं एंड अज्यूमिंग हम सिर्फ पार्ट ए बनाएंगे, तो मशीन पी के अकॉर्डिंग हम कितने पार्ट ए बना सकते हैं, 1.6 आवर्स के अंदर में मेरा एक पार्ट बनेगा। तो हमारे पास टोटल मशीन पी के कितने आवर्स है, तो कितने बना लोगे, 6666.66 है। अब वो 0.66 फिनिश नहीं बनेगा, तो मेरा कंप्लीट 6666 यूनिट्स बना सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू मशीन पी। वेयर एज मशीन क्यू के कितने आवर्स अवेलेबल है, तो मशीन क्यू पूरा का पूरा पार्ट ए में लगा दिया तो कितने पार्ट्स बन सकते हैं, 4500 डिवाइडेड बाय 0.5, 9000 यूनिट्स ऑफ पार्ट ए बन सकता है। क्लियर है। और हमारे पास एलॉय कितना अवेलेबल है, 13,000 kg। पार्ट ए को बनाने के लिए कितना, एक पार्ट ए को बनाने के लिए कितना एलॉय चाहिए,
तो हम टोटल जितना एलॉय अवेलेबल है कितना बना सकते हैं, 8125। एलॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 8125 पार्ट ए बना सकते हो। सोचो जब आप 8125 यूनिट्स बनाओगे तो क्या वो उन, और पार्ट ए को बनने के लिए 3 प्रोसेस से जाना होता है, एक एलॉय, एक मशीन पी और एक मशीन क्यू। इफ आपने एलॉय पूरा यूज कर लिया तो एलॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से 8125 यूनिट्स बन गया, लेकिन क्या इतने मशीन पी के आर्स अवेलेबल है क्या? तो पार्ट पूरा बनेगा ही नहीं मेरा, क्योंकि एक स्पेयर पार्ट को बनने के लिए एलॉय भी चाहिए, मशीन पी का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए और मशीन क्यू का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। इफ आप 8125 यूनिट्स बनाओगे तो क्या मशीन पी के आर्स अवेलेबल है क्या? क्योंकि 8125 यूनिट्स बनाने के लिए आपको मशीन पी के कितने आर्स चाहिए, इंटू 0.6, एक ए को बनाने के लिए यानी 4875 आवर्स चाहिए। क्या आपके पास 4875 आवर्स अवेलेबल है क्या? है ही नहीं तो बनेगा ही नहीं ना, राइट? इसका मतलब इन तीनों में से जो लिस्ट है वही हम बना सकते हैं। इफ आप 6666 यूनिट्स बनाओगे तो उसके लिए एलॉय भी अवेलेबल है, मशीन क्यू भी अवेलेबल है एंड मशीन पी भी अवेलेबल है। इससे एक भी यूनिट ऊपर गए तो मशीन पी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एलॉय एंड मशीन क्यू का ही अवेलेबिलिटी रहेगा। तो मेरा पार्ट तो कंप्लीट होगा ही नहीं। समझ में आया? इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? सिमिलरली अब देखो पार्ट बी के बारे में डिस्कस करते हैं। एज पर द एलॉय पार्ट बी हम कितना बना सकते हैं, 8125 यूनिट्स बना सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड मशीन पी के अकॉर्डिंग हम पार्ट बी कितना बना सकते हैं, 16,000। एंड मशीन क्यू के अकॉर्डिंग हम पार्ट बी कितना बना सकते हैं, 8181। नेट नहीं चल रहा। 8181 आए बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? तो हम कितने पार्ट बी बना सकते हैं, मैक्सिमम 8125। उसमें मेरा एलॉय भी कंप्लीट हो जाएगा, मशीन पी का भी यूज आ जाएगा और मशीन क्यू का भी आ जाएगा। यदि इससे ज्यादा आपने बनाया तो आपके पास एलॉय नहीं है तो आप बनाओगे भी कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो विच एवर इज लोअर वो वाला पार्ट ही हम बनाएंगे। यहां तक समझ में आता है? अब देखो पार्ट ए, एक पार्ट ए बनाते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 145। सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, पार्ट ए का 145 है, ठीक है। एंड पार्ट बी का 115 है। अब वेरिएबल कॉस्ट तो पता है, कितना है वेरिएबल कॉस्ट? इंटरनेट का स्पीड, वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? मटेरियल लगेगा मेरा, मशीन लगेगा, ठीक है। 1.6 kg ऑफ मटेरियल लगने वाला है, तो एक पार्ट को बनाने के लिए कितना रुपए का मटेरियल लग जाएगा? इफ योर रेट इज 12.5 रुपए पर केजी, तो 1.6 का रेट कितना हो जाएगा, 20 रुपए। 20 रुपए का तो एलॉय लग जाएगा। इंटरनेट नॉट वर्किंग। वेरिएबल कॉस्ट में आपका एलॉय है, यार आप लिख लो, ये तो नेट वर्क नहीं कर रहा, बहुत डिस्टर्ब है।
कुछ करने ही नहीं देगा ये मेरे को। एलॉय का कितना 20 रुपए और मशीन पी का 0.6 आवर्स लगेंगे। 0.6 आवर्स का मतलब क्या, पर आवर का रेट कितना है, पर मशीन आवर तो 80 रुपीज है ना मशीन पी का, तो 0.6 के लिए कितना हो जाएगा 48 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट में मेरा 20 रुपए का एलॉय लगेगा, 48 रुपीज का मशीन पी लगेगा, एंड मशीन क्यू 50 रुपीज का। तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 20 प्लस 48 प्लस 50, 118 रुपए। ठीक है, आप लोग अलग अलग करके लिख लेना। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, यानी पार्ट ए को बनाने से हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा 27 रुपीज का, और इफ पार्ट बी बनाए तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है 20 प्लस 20 प्लस 55, 95 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन कितना 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। यहां तक ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट्स विच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस। अब कौन सा आइटम मेरे को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा वो बताना है। अब पार्ट ए यदि आप बनाओगे, पार्ट ए बनाओगे तो कितने पार्ट्स बनेंगे 6666 पार्ट ए बनेंगे। उसको बेच के मेरा पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन आएगा 27। तो टोटल कंट्रीब्यूशन पार्ट ए से कितना आएगा 6666 मल्टीप्लाई बाय 27 रुपीज। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है 1,79,982। ये पार्ट ए से आएगा। और इफ पार्ट बी बनाए तो हमारा पार्ट बी कितने बनेंगे 8125 यूनिट्स, और एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा 20 रुपए। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 162,500। तो कौन सा बनाना चाहिए पार्ट ए बनाएंगे, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हमें। क्लियर है, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट समझना, if Y Limited reduces target price by 10% and offers 60 rupees per hour of unutilized machine hour, calculate the total contribution from the spare part identified above। स्पेयर पार्ट्स आइडेंटिफाइड अबव का मतलब पॉइंट 1 में आपने जो स्पेयर पार्ट्स आइडेंटिफाई किया है, पॉइंट 1 में जो आपने स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाई कौन सा किया, पार्ट ए बनाएंगे हम। कितने पार्ट ए बनाएंगे 6666 यूनिट्स बनाएंगे। लेकिन ऑफर क्या है, सेलिंग प्राइस 10% कम कर दो। तो सेलिंग प्राइस पार्ट ए का कितना था 140, उसको 10% कम कर दो, माइनस 10% 130.5। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी तो कम हो जाएगा। अब मेरा नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, यदि मेरा सेलिंग प्राइस ये हटके 130.5 होने वाला है तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 12.5। क्लियर है ये चीज, 12.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। हम कितना यूनिट्स बना के बेचेंगे 6666, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया 83,325। इतना तो मिलेगा ही उससे, प्लस जो अनयूटिलाइज्ड आवर्स है उसके लिए वो हमें कितना पेमेंट करेगा 60 रुपीज पर आवर। तो एक बात बताओ, हमारे मशीन पी के कितने आवर्स अवेलेबल है 4000, लेकिन जब आप 6666 यूनिट्स बनाओगे तो कितने आवर्स यूटिलाइज हो चुके होंगे। एक यूनिट को बनाने के लिए 0.6 आवर्स चाहिए, तो 6666 यूनिट्स को बनाने के लिए आपने 3999.6 आवर्स यूज कर लिए, राइट, पूरा ही यूज हो गया। तो अनयूटिलाइज्ड कौन सा है, मशीन क्यू का अनयूटिलाइज्ड है। मशीन क्यू के कितने अनयूटिलाइज्ड आवर्स रह गए 1167 आवर्स, इतने अनयूटिलाइज्ड है, राइट। और वो पर आवर के लिए कितना देने को तैयार है, तो इंटू 60 करोगे तो उतना कंट्रीब्यूशन और मिलेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि रिड्यूस प्राइस में हम बेचें तो कितना आ रहा है और पहले कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था। अब देखो 6666 यूनिट्स एट रिड्यूस प्राइस दोगे तो इतना कंट्रीब्यूशन आएगा, प्लस अनयूटिलाइज्ड आवर्स के लिए 60 रुपीज करके मिलेगा।
यानी आपको टोटल पार्ट ए बेच के इतना कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन पहले वाले प्राइस में हमें कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, तो क्या ऑफर एक्सेप्ट करोगे क्या? हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं, हम प्राइस नहीं कम करेंगे, हम बोलेंगे कि हमें अनयूटिलाइज्ड आवर्स के लिए पेमेंट नहीं चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होता ही नहीं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है सेलिंग प्राइस बदलने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। क्यों? कॉस्ट थोड़ी बढ़ रहा है, अनयूटिलाइज आवर्स का तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तुम्हारा। ये चीज समझ में आया? कर लो जिसका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। जिसका 12 हो गया वो 13 ट्राई करो, 13। देखना पड़ेगा क्या। समझ में आया ना, विच एवर इज लोअर क्यों लिया? अरे क्योंकि इफ आप हायर लेते ना तो कभी ये प्रोडक्ट कंप्लीट होता ही नहीं, क्योंकि आपका एक जगह तो फुलफिलमेंट हो जाता, बाकी चीज अवेलेबल ही नहीं होता। जैसे पार्ट ए का यदि आप 9000 यूनिट्स बनाते तो आपके पास एलॉय अवेलेबल नहीं होता, मशीन पी अवेलेबल नहीं होता, तो पार्ट ए कभी कंप्लीट ही नहीं होता। दैट्स व्हाई वी हैड टू टेक द लीस्ट विच एवर इज लोअर। इसमें बोला है कि आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज, मतलब ये जो चीज दिया ना नया मैनेजर ज्वाइन होने के बाद, उसमें अलग ही लगेगा कि ये उन्हें कितना होगा, ये उन्हें कितना ऐसे करना है। नहीं, एक कॉलम में ही हो जाएगा, इसमें क्या करना है, मतलब इसमें तो साथ में लिखा होगा, ये भी ये सब होने के बाद प्रॉफिट सारा। हाँ, सिनेरियोज एक साथ कंसिडर करना है, एक एक करके आइटम शो करना है, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स में से खर्चों को माइनस कर देना, हो जाएगा। हाँ, जैसे नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट सीखा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जो भी प्रॉफिट लॉस है। हमें तो नया बनाने से भी हो जाएगा, पुराना क्यों बनाना है?
कंपैरिजन बोला है क्या? हाँ तो 2 कॉलम बना लो। चलो रुको देखते हैं आराम से कि क्या है क्या नहीं, क्या किया इन्होंने। समझ में आया? इसमें हमें एक कॉलम में ही काम हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम क्या था? कुछ था ही नहीं, पिछले का तो कुछ चाहिए ही नहीं था। आपसे क्वेश्चन ने पूछा फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल्स द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर whether the proposal of sales manager can be adopted or not. तो अभी देखो, the profit for the year RJ Limited works out to 12.5% of the capital employed. बोलता है कितना आता है? 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा हमने लगा रखा उसका 12.5% रिटर्न मिलता है हमें। अब सेल्स कितना है? एंड द रेलिवेंट फिगर्स आर एज अंडर। सेल्स 5 लाख, डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर इतना, वेरिएबल ओवरहेड इतना, कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख। अब 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है तो अभी मेरा प्रॉफिट कितना बनता है? 4 लाख का 12.5%, 50,000 का प्रॉफिट बन रहा है मेरा। इज इट क्लियर? अब आगे क्या बोले? द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज जॉइंड द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 23% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसको लगता है कि हमारा अगले साल का प्रॉफिट 23% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा, प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10%। क्या बोलता है? सेल्स को 10% से बढ़ा दो एंड साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%। मतलब क्या करना है? 10% से सेल्स बढ़ेगा और 4% से सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। तो यानी 10% से सेल्स बढ़ेगा तो मेरा सेल्स हो जाएगा 5 लाख प्लस 10%, 5,50,000। लेकिन इस पे 4% और ऐड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस का, राइट? इन ओवरऑल 14% बढ़ रहा है तो प्लस 4%, तो आपका नया सेल्स हो जाएगा 5,72,000। ये लिख ही नहीं सकता है क्या? 5,72,000 हो जाएगा नया सेल्स। आगे क्या बोल रहा है? एंड एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बाय 2%। 2% से प्राइस कम हो जाएगा। बताओ मटेरियल का कितना पैसा आएगा? बाकी लोग यही तो सीखने वाला चीज था। यस, बिकॉज 10% से सेल वॉल्यूम बढ़ा तो 10% से पहले खर्चा भी तो बढ़ेगा, फिर तुम्हारा टोटल कॉस्ट का 2% कम लगेगा। अरे नंबर, सेल्स वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। पहले आपको 10% ऐड करना होगा, तो 2,50,000 प्लस 10%, तो 2,75,000 टोटल कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें 2% कम करना है तो -2%, तो ये आ जाएगा 269,500। लेबर के साथ भी सेम कहानी है, 1 लाख प्लस 10% -2%। वेरिएबल ओवरहेड के साथ भी 40,000 प्लस 10% -2%। तो आपके पास ये खर्चा आ गया, तो आपका वैल्यू आया होगा
इधर सेल्स कितना आया था 5 लाख। अरे यार एकदम भी नेट नहीं चल रहा है। कुछ भी लिखने से तो वो ओबीएस नहीं चल पा रहा है। ठीक है 5,72,000 सेल्स है। मटेरियल कितना था 269,500, लेबर 1,07,800 और वेरिएबल ओवरहेड 43,120। ये करने से आपको क्या मिलेगा, सेल्स माइनस ये सारा खर्चा करने से क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो पहले था वही रहेगा ना। अरे फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना बदला है, क्वेश्चन बोला है क्या फिक्स कॉस्ट बदला है? तो फिक्स कॉस्ट कितना था पिछला साल, फिक्स कॉस्ट कितना था, सिर्फ 2% ही तो कम होगा। फिक्स कॉस्ट 2% कम होगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स का मतलब होता है वेरिएबल प्लस फिक्स। तो पहले मुझे फिक्स कॉस्ट तो बताओ। पिछला साल में 5 लाख का था, ठीक है, उसमें से ये सारे खर्चे माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और प्रॉफिट तुम्हें पता है 4 लाख का 12.5%, तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के बीच में ही तो कहीं फिक्स कॉस्ट होगा। अरे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 5 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 40, 1,10,000 प्रॉफिट आ रहा है कंट्रीब्यूशन। बट मेरा प्रॉफिट कितना है 4 लाख का 12.5%, 50,000। तो भाई कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट तक पहुंचते कैसे, फिक्स कॉस्ट माइनस करके। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना रहा होगा 60,000। तो जो फिक्स कॉस्ट है वही मेंटेन रहेगा, बस क्वेश्चन ने बोल दिया 2% कम करना है तो कम कर देंगे। इफ क्वेश्चन नहीं बोलता तो क्या कम करते, क्या फिक्स कॉस्ट तो इंटैक्ट रहता है। तो मेरा करंट जो फिगर है मैनेजर ने जो बोला है, अभी कंट्रीब्यूशन कितना है आपका मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 151,580 ये कंट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट माइनस होगा उससे, कितना फिक्स कॉस्ट 58,800। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बना 92,780, राइट। तो इसका परसेंटेज निकाल लो ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बनता है, 92,780 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 कितना, और वो कितना बोला था, सही है, बढ़िया है, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो मैनेजर का। हमने यहाँ पे ये मैनेजर ने बोला वो सारा 3 केस बोले, यहाँ पे जो है ना 3 कॉलम, दूसरा कॉलम में क्या है आपके कॉस्ट रिड्यूस नहीं किया, इंक्रीज ही किया। ऐसे कैसे इंक्रीज किए, अलग अलग थर्ड कॉलम मैं कुछ भी करते हैं। एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, 92% नहीं आना चाहिए तो उसका वो प्रोसेस 92,780 तो आना चाहिए, तो वही तो आ रहा है। वाह वाह वाह, एग्जैक्ट क्यों चाहिए मुझे, बा एक तो मैनेजर मेरा प्रॉफिट बढ़ा के दे रहा है, मैनेजर कमिट किया था कि ये सब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो आपका 23% से प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन मैं एज ए मालिक गुस्सा हो रहा हूं, नहीं 24% के आसपास क्यों बढ़ रहा है प्रॉफिट। भाई मालिक को अच्छी बात है प्रॉफिट बढ़ रहा है तो 23 से ज्यादा, लेकिन 23 से कम होता तब मैं मैनेजर को बोलता ना भाई तेरा प्रपोजल काम का नहीं है। हाँ एक्चुअल थोड़ी ना, इट्स एन एस्टिमेटेड, नेक्स्ट ईयर के लिए बातें चल रही है। भाई उसने बोला था ये सब करने से 23% तो पक्का बढ़ेगा, और हमने कैलकुलेट करके देखा ये तो 23 नहीं 23 से ज्यादा बढ़ेगा, तो अच्छी बात है, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो।
क्लियर है? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड इन अ ईयर, इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब साल के शुरू में ही डिसाइड करना है कौन सा बनाओगे, एक्स बनाओगे, वाई बनाओगे या फिर जेड बनाओगे। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज गिवन बिलो। अब एक प्रोडक्ट को एक्स को बनाने में 6 रुपए लगते हैं और बेचने में 10 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 4 रुपए का। और वाई के लिए और जेड का 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर है? तो एक बात समझो, मार्केट डिमांड है 3000 एक्स का, लेकिन आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 है, तो आप कितना बनाओगे, 2000 ही बनाओगे ना भाई। मार्केट डिमांड कितना उससे मुझे क्या लेना देना, राइट? तो हम 2000 यूनिट यदि बनाएंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, पॉसिबल कंट्रीब्यूशन यदि इफ हम एक्स बनाए तो मेरे पास आएगा 8000 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपए बचेगा और आप 2000 बनाओगे और 2000 बिक जाएगा क्योंकि उतना तो डिमांड है ही आपका, तो कंट्रीब्यूशन 8000 आएगा। वाई वाई के साथ क्या होगा, हमारा पॉसिबल कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, 6000। आप बनाओगे 3000 लेकिन मार्केट डिमांड तो 2000 ही है, तो बिकेगा तो 2000 ही, तो पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा, 3 रुपए है। तो 6000 पॉसिबल कंट्रीब्यूशन है वाई से मिलने का, राइट? अब जेड जेड जब बनाओगे तो आप कितना, 900 पूरा बिक जाएगा, बिक जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 4500, राइट? तो आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? अब सपोज हम एक्स बनाते हैं, एक्स बनाते हैं तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या खो रहे हैं हम, 6000 का। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इफ आप एक्स बनाओगे तो आप 6000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो रहे हो एंड 4500 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड बेस्ट। इज इट क्लियर? इफ वाई बनाओगे तो क्या खो रहे हम, इज इट क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन ने यही पूछा, कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स के लिए क्या होगा, एक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 6000, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। वाई के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 8000, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और जेड बनाओगे तो 8000, 6000 मत लिख देना। देखो जब मैं सिर्फ एक्स बनाऊंगा तो मेरा एक्स बिकेगा, तो यानी जो वाई बना के कमा सकता था अब नहीं कमा पा रहा हूं। अरे मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन से क्यों करेंगे, मैं कमा रहा हूं 8000 एक्स बना के, राइट? अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाओ यदि आप एक्स बनाओगे तो। इफ मैं एक्स बनाऊंगा तो मैं खो क्या रहा हूं, जो वाई को बना के बेच के वाई को बना के सेल करता तो जो कमाता वो खो रहा हूं मैं। तो 6000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एक्स। इफ मैं वाई बना दूं तो मैं क्या नहीं बनाऊंगा फिर, एक्स और जेड नहीं बनाऊंगा, लेकिन बेस्ट कौन सा था, एक्स।
तो y के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? सिमिलरली जब मैं z बनाऊंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? बेस्ट क्या खो रहा हूं मैं? x। तो 8000 यही क्वेश्चन का डिमांड था, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्लियर है? इसको सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। एक स्टेटमेंट बनाओगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर पॉसिबल कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस कितना कितना है? 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अब जाके इंटरनेट स्पीड ठीक हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पॉसिबल कंट्रीब्यूशन एक्स का कितना आएगा? 2000 इंटू 4 8000। वाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 6000 और वाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, और जेड का भी। दैट्स इट, यही क्वेश्चन ने पूछा। क्लियर है यहाँ पे? इलेवन। करे 11। MK Limited manufactures and sells a single product X whose selling price is 40 rupees per unit and the variable cost is 16 rupees per unit। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। एक ही प्रोडक्ट बनाता है, उसका सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इतना कमा लेता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं। इफ द फिक्स कॉस्ट फॉर दिस ईयर आर 4,80,000 and the annual sales are at 60% margin of safety, oh my god, if margin of safety 60% है तो break even 40% हुआ। annual sales are at 60% margin of safety, total sales का 60% margin of safety है तो 40% ही तो break even होगा। calculate the rate of net return on sales assuming an income tax level of 40%। कोई बात नहीं, इतना दिमाग लगाने नहीं है, मुझे तो ये पता है नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकालना है। नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकालने के लिए ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकता हूं। देखो, आपके पास कंट्रीब्यूशन है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है। कैन वी कैलकुलेट पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, 60% पीवी रेशियो है। अब मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट पता है तो मैं ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकता हूं। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी, फिक्स कॉस्ट कितना था?
डिवाइडेड बाय 60% कितना हो गया? 8 लाख हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? और यदि ये तो इन रुपीज हो गया और इन यूनिट्स निकालना है तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24 कितना? ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे क्या हो गया? ठीक है तो चल रहा था। अब ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स 20,000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था? 60%। तो मेरा ब्रेक इवन तो 60% ही 40% हुआ ना, तो मेरा टोटल सेल्स निकल सकता है। टोटल सेल्स इन यूनिट्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? इफ 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो ब्रेक इवन तो 40% है ना, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, 50,000 यूनिट्स। और इन रुपीस निकालना है तो 8 लाख ब्रेक इवन पॉइंट है, डिवाइडेड बाय 40%, 20 लाख रुपए। ये क्लियर है? यहां तक प्रॉब्लम? इफ 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 40% ही तो ब्रेक इवन होगा, और 40% हमें वैल्यू पता है, तो रेसिप्रोकेट करके हमने 100% निकाल लिया। क्लियर है? सेल्स कितना हो गया? सेल्स छोड़ो, कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 50,000 यूनिट इंटू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 24 रुपए, 12 लाख रुपए, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना आया था? ऑलरेडी दिया हुआ है 4,80,000। ये क्या आ गया? अबे क्या बोल रही हो? पीबीआईटी, ईबीआईटी, एबिटा, एबिटा, एबिटा आ गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इन इनकम टैक्स पकड़ लो इस क्वेश्चन में। वैसे तो पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में वो तो है ही नहीं, इंटरेस्ट तो है नहीं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। कितना है? 7,20,000 माइनस टैक्स एट द रेट 2,88,000, पैट आ गया 4 लाख। तो रिटर्न ऑन सेल्स पूछा था क्वेश्चन ने, 4,32,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितना है? 21.6%। क्या टफ था ये सब क्वेश्चन? टफ होता है बस समझ नहीं आता भैया, एक बार करते तो जाना कैसे है। दूसरा भी इजी क्या है? दूसरे के लिए मैंने आपको एक चलो मैं ही कराता है, इतना क्या टेंशन। इतना हो जाए तो बताना,
खाना और खजाना। ये हो गया भाईटी बंटी। इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रोपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई। ओहो, पहले तो एक्स था, अब वाई भी लेके आएगा। एक एक्स था पहले, अब वाई था। एक्स का सेलिंग प्राइस था 40 रुपए, वाई भी लेके आ जाएगा। वो सेलिंग प्राइस 50 रुपए होगा। एक्स का वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है 16 रुपए, ठीक है। वाई के लिए क्या बोल रहा है? वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट। ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 24, 40। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अच्छे से पढ़ना। द टोटल फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 6,66,600 नेक्स्ट ईयर का ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। द सेल्स मिक्स वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वुड बी 7:3। मतलब ये एक्स और वाई एक कॉम्बिनेशन में बिकता है। इफ आपने टोटल 10 यूनिट बेचा है, उसमें से 7 यूनिट एक्स का होगा और 3 यूनिट्स वाई का बिकेगा। ये स्टैंडर्ड है, ऐसा ही होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। तो मतलब क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है सेल्स रेशियो, ये 7 बिकेगा तो ये 3 बिकेगा। क्लियर है यहां तक? डिटरमाइन एट व्हाट लेवल्स ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड एमके लिमिटेड ब्रेक इवन। ओहो, ब्रेक इवन किधर आएगा? ठीक है जी। अब ब्रेक इवन आने के लिए एक चीज समझना, मेरे को ब्रेक इवन निकालने के लिए 10 यूनिट का कॉम्बो में निकालना पड़ेगा, एक एक यूनिट पे नहीं निकलेगा। मैंने 7 यूनिट एक्स का बेचूंगा और 3 यूनिट्स वाई का बेचूंगा। तो एक चीज समझो, मेरा ये तो 7 यूनिट्स और 3 यूनिट्स है ना, तो 7:3 इन शॉर्ट टोटल 10 यूनिट्स का बात कर रहा है। यानी मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है मुझे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालूं? मेरा एक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है मुझे। टोटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाई। ओवरऑल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। एक्स का एक यूनिट को बेच के मैं 24 रुपए कमाऊंगा, बट रेशियो क्या है? 7:3। यदि मैं इन दोनों का एक एक यूनिट को कंपेयर करूंगा, तब तो मुझे इनके रेशियो को बांटना पड़ेगा ना। 7:3 इज द रेशियो। 10 यूनिट बिकता है तो 7 यूनिट बिकेगा एक्स का और 3 यूनिट बिकेगा वाई का। तो जब मैं एक यूनिट बेचूंगा तब क्या रेशियो होगा? 7:3 तो होगा 70% एंड 30%। कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो फिर उतना ही कम आएगा मेरा। इफ मुझे एक यूनिट की बात करनी है तो 70-30 हो जाएगा ना, तो मेरे को पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी मिलेगा यहाँ पे। इन शॉर्ट 7/10 मिलेगा इसका। अरे 10 यूनिट को इन्होंने बांटा 7:3 में, और जब मुझे पर यूनिट देखना है, टोटल एक यूनिट का देखूंगा, तो 70.70 विल बी ऑफ एक्स एंड 0.30 विल बी ऑफ वाई। तब जाके एक यूनिट का टोटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस में आएगा ना। यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं 70% ऑफ ₹24। नहीं, 24 रुपीज टोटल एक्स पे निकल रहा है। मतलब जब मैं सिर्फ एक ही यूनिट बेच रहा हूं तो मेरा एक यूनिट नहीं बिकेगा, 70% एक्स बिकेगा। मतलब 0.70 एक्स यूनिट बिकेगा एंड 0.30 वाई यूनिट्स बिकेगा, तब जाके मेरा एक यूनिट बनता है। बिकॉज इनका प्रोपोर्शन क्या है? इट विल बी सेलिंग इन द रेशियो 7:3। हाँ, क्योंकि मैं ब्रेक इवन में पहुंचने के लिए तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए।
तो एक यूनिट एक्स को बेच के मेरा कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, प्लस 40 इंटू 3/10, कितना आ गया, ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एक्स और वाई का बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे एक सेल्स में मिक्सिंग है। जैसे होता है ना कि चाय, दूध और पानी का एक रेशियो होता है, सिर्फ दूध का कंट्रीब्यूशन पता है और पानी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, बट वो आएगा तो मिक्सिंग में ही आएगा ना। तो हमारे पास मिक्सिंग दिया हुआ है 7:3, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। हाँ, किसका परसेंटेज, इसी तरीके से निकालूंगा। हाँ, इसी तरीके से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि फिर पूरा यूनिट तो मेरा बिक ही नहीं रहा, तो मेरा वो भी डिवाइड हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, फिक्स कॉस्ट पता था, तो मेरा टोटल ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। टोटल ब्रेक इवन पॉइंट, और टोटल का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई यूनिट्स को बेच के। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, कितना आ रहा है, अब बताओ, लोअर राउंडिंग करेंगे यहां पर, क्योंकि डेसिमल्स आ रहा है 23145.83 ऊपर, क्योंकि ब्रेक इवन आएगा ही नहीं वरना नीचे चला गया तो। ज्यादा बेच दो चलेगा, नीचे बेचा तो हम ब्रेक इवन पे नहीं जाएंगे। तो ऐसे लिखोगे 23145.83, दैट इज 23146 अप्रोक्स। तो यानी मुझे एक्स कितने बेचने पड़ेंगे, अब टोटल यदि 23146 बेचूंगा, रेशियो तो 7:3 है, तो एक्स बिकेगा मेरा 7/10। कितना आ गया, 16। और उधर ये यूनिट्स आ गया। और रुपीज में पूछता तो, अरे यार, इक्वल्स टू कितना रुपीज हो गया, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, 16202 इंटू 40, 648,080, और इधर समझ में आया, तो यही तो था। सेलिंग प्राइस थोड़ी बटेगा, अब मेरे पास टोटल यूनिट्स पता है, हम तो टोटल कैसे, मैं 7 यूनिट बेचूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस तो पर यूनिट वही रहेगा, 40 रुपए में बेचूंगा। अभी तो अलग अलग यूनिट्स निकाल लिया कि एक्स कितने यूनिट्स है और वाई कितने यूनिट्स है। जब मैं सामने वाले को बेचूंगा तो जब वो एक कॉम्बो बिकेगा तो मैं उसको कितना पैसा चार्ज करूंगा, 7 × 40 एंड 3 × कितना था 50, 430 रुपए, उतना चार्ज करूंगा मैं तो उससे, थोड़ी ना सेलिंग प्राइस कैसे ब्रेक करूंगा मैं।
आधा अधूरा तो नहीं बेच पाऊंगा ना, वो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हमने प्रोपोर्शन का यूज किया ताकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल निकाल सकूं, एंड देन फिर ओवरऑल जैसे नॉर्मल करते। समझे? क्लियर है ये क्वेश्चन? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मार्क करके रखना। गुड क्वेश्चन। पहले भी एक आधा क्वेश्चन बोला था ना, मार्क करके रखना। और अभी हाँ, अभी 12 जो किया था ना, अच्छा क्वेश्चन था वो। क्या होता है, अभी अभी समझ में आता है, थोड़े दिन बाद फिर से खोलोगे ना, ये क्यों किया था, इसमें ये बना सकते थे, ये बना सकते थे, लोअर ही क्यों लिया, भूल जाते हो। हम्म, एक ही बाकी है क्या? हाँ, इतना सा लगाता हूँ ये अपने आप ही। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। करो। अच्छा, ये तो थोड़ा अलग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल दोनों कॉम्बो है, तो इसको बाद में करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नंबर 9 करो। इसका मतलब, इसका मतलब नंबर 9 करने दिया, उसका मतलब 1 से लेके 8 तक हो जाएगा आपसे, वेरी इजी है। बट नहीं होगा तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? हाँ, कैसे रोता रहता है रे? Mr. X has 2 lakh investment in his firm. He wants a 15% return on his money. मतलब इन शॉर्ट उसको 30,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। From an analysis of recent cost figure, he finds that his variable cost of operating is 60% of sales. Variable cost है 60% of sales, तो contribution कितना हुआ? 40%। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 80,000 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन 40%, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, वो पीवी रेशियो हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो पीवी रेशियो कितना हो गया? 40%। अब फिक्स कॉस्ट पता चल गया 80,000 रुपए है पर ईयर। शो द कंपटीशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आने के लिए 80,000 डिवाइडेड बाई 40%,
2 लाख का सेल्स करो और ब्रेक इवन आ जाओगे आप। What sales volume must be obtained to get 15% return on investment? अब हमें फिक्स कॉस्ट भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट कितना? 30,000। कितना सेल्स करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 2,75,000 रुपीज का सेल्स करना पड़ेगा। हाँ, Mr. X estimates that even if he closed the doors of his business, he would incur 25,000 as expense per year. What is this? Shutdown cost. If he closed the doors of his business, he would incur 25,000 as expense per year. At what sales would he be better off by locking his business up? यही तो गजब। नहीं, वो बोलता है धंधा बंद कर दिया तो 25,000 रुपए एक्सपेंस पर ईयर मेरा लगेगा ही लगेगा। मतलब देखो, अभी पहला बात है, जब बंद करने की बात आती है प्रॉफिट तो भूल जाओ। अभी जब तुम धंधा चला रहे हो तो तुम्हारा फिक्स खर्चा कितना है? 80,000 का है। कल को बंद भी कर दिया तभी भी तुम्हारा फिक्स खर्चा कितना लगेगा? तो यानी इफ मैं धंधा चला रहा हूं तो इफ मेरा 70 कितना, सॉरी 80 है ना, 80 माइनस 25, 55,000 का मेरा कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है, देन आई एम गुड टू रन माई बिजनेस। बिकॉज बंद करके भी तो वो खर्चा तो लगना ही है ना। देखो लॉजिकली सोचो, जब बंद करने की बातें आती है शटडाउन कॉस्ट में, तब हम प्रॉफिट नहीं सोचेंगे, हमें फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है। मेरा अभी फैक्ट्री चलाने से फिक्स कॉस्ट है 80,000, मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा तभी भी मेरा फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? 25,000। तो कम से कम चला के मैं 55,000 का फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलाओ, इससे अच्छा बेटर है। हाँ, इफ मेरा 55,000 का फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है, बंद कर दो भाई, 25,000 का फिक्स कॉस्ट लगा लो। आई बात समझ में लॉजिकली? तो आपको करना क्या है, 55,000 रुपीज का फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लो, यानी कितना सेल्स करो कम से कम। इफ मैं 137,500 का मिनिमम सेल करूं तब तक तो ठीक है, और इससे नीचे मेरा सेल हो रहा है, बेटर ऑफ शट डाउन, वो खर्चा ज्यादा बेस्ट है। समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझ में आएगा? देखो कॉस्टिंग ऐसा ही है। हाँ हाँ, क्योंकि 25 तो वैसे भी लगना ही है, बंद करने के बाद भी लगेगा, तो मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए तो 55,000 काम का पॉइंट है कि मैं 55,000 का कॉस्ट भी रिकवर कर लूं। ठीक है भाई, बंद करके क्या फायदा, खर्चे तो निकल रहे हैं ना। बंद करूंगा तभी भी 25,000 लग रहा है और बंद नहीं करके भी 25,000 लग रहा है, तो बेटर है चलाते रहो, क्या पता एक चांस मिलेगा 25,000 भी रिकवर हो जाए और हम प्रॉफिट में जाने का रहेगा। चलाते रहो, यदि इससे कम है तो फिर मत चलाओ, क्योंकि मैं वो 55,000 रिकवर नहीं कर पा रहा, तो चला के मैं 25,000 और रिकवर कब करूंगा? होगा ही नहीं मेरा रिकवरी कभी बिजनेस में। If I'm good to recover my 55,000, that means there is a opportunity I might recover in the coming years my 25,000 also, and फिर मैं प्रॉफिट में भी आ सकता हूं। क्लियर है? समझ में आया? तो बस यही क्वेश्चन, इससे ज्यादा तो कुछ था ही नहीं। अरे चैप्टर का लॉजिक समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ पे आप बोलोगे
आपको बोलना चाहिए था, बोलोगे तो क्या कि भाई ये पहले आप बाकी चैप्टर्स में टू डू लिस्ट में लिखाया था, इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन, वहाँ पे सभी मिक्स करके यहाँ पे एक ही कंसेप्ट में सारे क्वेश्चंस है, सब चीज आता है उसमें। यही कॉस्ट इश्यूज की हाँ झूठा। ये हो गया। चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स। आइए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे नंबर 7, एंड बाकी आपका 8 तक होमवर्क है। यहाँ पे 2 साल का सेल्स दिया हुआ है और 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाला, तो वो काम आ जाएगा यहाँ पे। प्रॉफिट पे वो माना उसी टाइम तो बताया था, इसीलिए तो वो फॉर्मूला लिखाया था। मैंने कहा एक अपवाद क्वेश्चन आएगा जहाँ पे कंट्रीब्यूशन का रास्ता ही नहीं होगा तुम्हारे पास में, तो तुमको प्रॉफिट को ही क्या मानना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन मानना पड़ेगा। तो 2021 22 22 23 की कहानी चल रही है। सबसे पहले पीवी रेशियो पूछा है, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया, 13 माइनस 8 5000, और चेंज इन सेल्स इंटू 100 कितना आ गया, 25%। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है। अब सोचो सेल्स है तुम्हारा 1,20,000 रुपए एंड पीवी रेशियो है 25%, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1,25,20,000 का 25%, 30,000, कंट्रीब्यूशन 30,000 हुआ, और प्रॉफिट कितना है 8,000, तो बीच का ब्रेक फिक्स कॉस्ट आ गया। क्रॉस टैली कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट ईयर भी सेम कहानी है क्या, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहना चाहिए। 1,40,000 का सेल्स है और पीवी रेशियो है 25%, तो कंट्रीब्यूशन कितना 35,000, और प्रॉफिट हो रहा है 13,000। 35,000 का कंट्रीब्यूशन है और 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 35,000 में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस किया होगा, तभी प्रॉफिट पहुंचे होंगे। कितना आ रहा है, 22,000 आ रहा है ना। इसका मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 22,000, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। $88,000 इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए था। अब आपसे पूछा है जब आपका सेल्स होगा 1,80,000, तब आपको बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। अब मेरा सेल्स है 1,80,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 25% ऑफ सेल्स, 45,000 का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 22,000, तो प्रॉफिट कितना, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। प्रॉफिट होगा अब प्रॉफिट कमाना है 12,000, तो पूछ रहा है सेल्स कितना करना पड़ेगा, 12,000 का प्रॉफिट चाहिए, 22,000 का फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करना है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 1,36,000 का सेल्स कर लो तो आपका प्रॉफिट 12,000 का आ जाएगा। मिराजिन ऑफ सेफ्टी 22-23 का,
ब्रेक इवन कितना परसेंट पे हो रहा है 22-23 में? 22,000 डिवाइडेड बाई 25%, 88,000, 88,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, 62 पॉइंट समथिंग परसेंट पे ब्रेक इवन है। तो मेरा टोटल सेल्स है 1,40,000, ब्रेक इवन सेल्स है 88,000, उसको माइनस कर दो तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा। टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट की जितना सेल्स हटा दूं तो वो जो एक्स्ट्रा सेल्स है वही तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। समझ में आया? ऐसा ही तो चैप्टर है। क्लियर छे? होमवर्क करके लाओगे, ठीक है? फिर आगे और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है प्रैक्टिकल? वो खत्म करेंगे, टारगेट लेते, देन कंपाइलर करेंगे। छोटे छोटे ही है बट करना पड़ेगा सारा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।